नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया, नरेंद्र मोदी से क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के बारे में क्या बताया और अमेरिका में इस बातचीत को लेकर क्या चर्चा हो रही है, आज आपको बताऊंगी। जब ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, और यह जरूरी है आपको बताना कि नेतन्याहू के बाद दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने फोन मिलाया है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, लेकिन उधर ट्रंप झुके नहीं हैं, झुकाए गए हैं। ट्रंप क्या इस पूरे युद्ध के बीच घिरते हुए झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ईरान के जो बयान आ रहे हैं वो सीधे बता रहे हैं कि उनका ऑपरेशन रुका नहीं है। फिर ट्रंप क्यों हमले रोक रहे हैं और क्या ये हमले रुकेंगे, इसी के साथ आपको बताऊंगी कि 56 मिनट में 280 लाख करोड़ का खेल क्या है। कैसे 1 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से 280 लाख करोड़ का खेल हो गया। कितने जीरो हैं सोचते रहिए, आपको आगे दिखाऊंगी कितने करोड़ों का खेल था ये और ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रही हूं एक तस्वीर। यह तस्वीर अमेरिका की है, जहां पर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। यह आपको बड़ी खबर बता रही हूं। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में आज जोरदार हमला हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। धमाका इतना बड़ा था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस धमाके के आसपास के लोगों को दूर चले जाने और सुरक्षित जगहों पर बंद कमरों में बैठने के आदेश दे दिए गए। अमेरिका की तेल रिफाइनरी में यह धमाका हुआ। अमेरिका की तेल रिफाइनरी में, अमेरिका के टेक्सास में ये ऑयल रिफाइनरी है, और वहां जहां ईरान पश्चिमी देशों के, खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, आज ये धमाका हुआ है। आपको पूरी खबर बता रही हूं। जंग के बीच अमेरिका में टेक्सास की रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। अब धमाके के बाद वेलेरो तेल एनर्जी रिफाइनरी में यह भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीर आपने देखी। आग के बाद तेल रिफाइनरी में एक इमरजेंसी लॉकडाउन सा लग गया, इसे बंद कर दिया गया। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दे दिया गया। अमेरिकी तेल रिफाइनरी में हादसा था या हमला है, ये पता नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई बयान ऑयल रिफाइनरी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन सोचिए, खाड़ी देशों में तेल को लेकर ये आग लगी और यहां पर अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में जब ये आग लगी तो ये बड़ी खबर बन गई। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में शामिल है वेलेरो। वेलेरो में रोज 4,35,000 बैरल तेल की प्रोसेसिंग होती है। वेलेरो की अमेरिका के ईंधन प्रोडक्शन में एक बड़ी हिस्सेदारी है। काम रुकने से अमेरिका में तेल सप्लाई पर बड़ा असर हो सकता है। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे अमेरिका में तेल रिफाइनरी में आग लगी है। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आ गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन मिला दिया। अमेरिका में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बड़ा फैसला लिया, आज ऑयल रिफाइनरी में वहां आग लगी, उसकी तस्वीर आपको दिखाई। इन सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। ये मैं आपको बता रही हूं। कल जब युद्ध को 5 दिन के लिए रोकने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया, उसके बाद नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो, और उसके बाद जो अगले नेता थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी खबर आपको बता रही, राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम एशिया पर हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और तनाव घटाने के पक्ष में है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हॉर्मुज का खुला रहना महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका संपर्क में रहेंगे, शांति के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इसको लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सबसे पहले पोस्ट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद पोस्ट करके इस बातचीत के बारे में जानकारी दी। आज ही प्रधानमंत्री ने
हॉर्मूज को लेकर बड़ा बयान देश की संसद में दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हॉर्मूज बंद रहना किसी के हित में नहीं है, हॉर्मूज खोलना होगा और हॉर्मूज के खुलने के साथ ही बाकी देशों को भी राहत मिलेगी, हम इस पर सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सहमति के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दोनों शांति के प्रयासों पर काम करें। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब देती। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जो ढांचा उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोलते हैं, संसद के बाहर देश के विपक्ष के नेता कहते हैं कि कैसे अमेरिका जो कहेगा वो प्रधानमंत्री करेंगे। विदेश नीति कोई नहीं है, लेकिन विदेश नीति की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। एलपीजी पर जो बड़ी राहत की खबर है, 2 और जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार किया है। ये भारतीय जहाज है। एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत, इनको एस्कॉर्ट करके भारतीय नेवी लेकर आ रही है। 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। अब ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये भारतीय नेवी के जहाज है, इंडियन नेवी के, जो आप गोल घेरे में आपने देखा, इंडियन नेवी के जहाज इन्हें एस्कॉर्ट करके भारत लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन 2 जहाजों ने पार कर लिया है। पाइन गैस, ये 2 जहाज हैं जो आ रहे हैं, और जग बसंत, और ये दोनों ही जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर चुके हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां अभी भी जहाज फंसे हुए हैं, और इसीलिए आपको दूसरी तस्वीर दिखा देती हूं। दुनिया भर के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हैं। तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये है तस्वीर, एक यात्री हवाई जहाज से लिया गया ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आपको दूर से लिया गया है, तो आपको देखिए बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे स्ट्रेट में ये जहाज फंसे हैं, इनको जाने की इजाजत नहीं है। सैकड़ों जहाज फंसे हुए नजर आएंगे, लेकिन इन्हीं में से 2 जो भारतीय टैंकर है वो भारत पहुंच रहे हैं और इंडियन नेवी उन्हें एस्कॉर्ट करके ला रही है। और मैं बड़ी खबर आपको बताऊं कि पश्चिम एशिया संकट से उपजी परिस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने सचिवों की एक कमेटी बनाई है। अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। कुल 7 कमिटीज का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक में कमेटी बनाने की बात कही थी। अब सचिवों की एक कमेटी बना दी गई है। अलग अलग मुद्दों के लिए यह कमेटी बनाई गई है। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि भारत में क्या हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल फैसला लिया पूरी दुनिया के लिए, क्या ये एक आई वॉश था? आई वॉश यानी आंखों में धूल झोंकना। क्या ऑपरेशन फ्यूरी की जगह ऑपरेशन फूल चल रहा है? ऑपरेशन फूल इस जंग की आड़ में क्या पैसों का खेल चल रहा है? क्योंकि ट्रंप के एक ऐलान के बाद अमेरिका के मार्केट में जो हुआ उससे यही सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने अचानक कल आकर ऐलान किया कि 5 दिन तक अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा। अब अमेरिका के समय के मुताबिक इस खेल की शुरुआत होती है सुबह 7:04 पर, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए सकारात्मक बातचीत हुई है। इसी दावे के केवल 6 मिनट के अंदर, यानी सुबह 7:10 पर, अमेरिका का मार्केट 240 अंक उछल जाता है।
बाजार के कुल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो जाती है। $2 ट्रिलियन कितने होते हैं? 180 लाख करोड़। बाजार अभी बढ़ ही रहा था कि ठीक 27 मिनट के बाद 7:37 पर ईरान की ओर से बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय और संसद अध्यक्ष ने ट्रंप के दावों को बुरी तरह से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बता दिया। कहा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब ईरान का यह बयान आ गया तो अमेरिकी बाजार पर फिर असर हुआ। सुबह 8 अमेरिकी बाजार का इंडेक्स 120 अंक गिर गया और देखते ही देखते $1 ट्रिलियन फिर से साफ हो गया, यानी कि 90 लाख करोड़ साफ हो गए, गिर गया। भारतीय रुपए में देखें तो यह राशि जो 1 घंटे के अंदर अंदर करीब 280 लाख करोड़ रुपए की बैठती, यानी 1 घंटे से भी कम समय में इतने रुपयों का खेल हो गया। 280 लाख करोड़ का खेल सिर्फ एक फैसले से। और इसीलिए यह एक फैसला कितना जरूरी है इसे जरा समझिए। कितने देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस पर निर्भर है। $3 ट्रिलियन का मतलब कितना होता है जरा समझिए। बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा इटली की जीडीपी $2.54 ट्रिलियन है। वहीं मैं आपको बताऊं कि कनाडा की जीडीपी $2.54 ट्रिलियन है। आपको बताऊं ब्राजील की $2.26 ट्रिलियन है और स्पेन की $1.89 ट्रिलियन है। ये कुछ इसी तरह से आपको बता रही हूं कि कितना बड़ा ये पैसे का खेल। अब आप सोचिए कि महज 1 घंटे में कितना बड़ा खेल हुआ। कैसे कुछ मिनटों में कई देशों की इकोनॉमी के बराबर का पैसा अमेरिका के मार्केट के ऊपर नीचे हो गया। असल में हुआ ये, आपको समझाती हूं कि ट्रंप ने बयान तो दे दिया, लेकिन क्या इजराइल ने ट्रंप की बात सुनी? जवाब है नहीं। आगे बढ़िए। ट्रंप के इस बयान के बाद सबसे पहला हमला इजराइल ने किया। आपको तस्वीरें मैं लेबनान की दिखा देती हूं। लेबनान में इजराइल ने हमला कर दिया, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात इजराइल ने नहीं सुनी है। अब ये इजराइल कह सकता है कि हमने हमले लेबनान पर किए हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, लेबनान में इजरायली हमला अभी भी जारी है। अल्लाहु अकबर। अब आपको दिखाती हूं ईरान ने कैसे जवाब दिया है। ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से नहीं हुई, तो ईरान ने भी जवाब दे दिया। तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, तबाही मचा दी है, जरा वो भी देख लीजिए। तेल अवीव की एक और तस्वीर आपको दिखा दूं। ईरान के हमलों से इजराइल के रिहायशी इलाकों में कैसे भारी नुकसान हुआ है। वहां भी आग लग रही है, वहां भी धमाके हो रहे हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए। ईरान रुक नहीं रहा है। अब अगर ईरान में किसी बड़े नेता से बातचीत हो रही, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो ईरान हमले क्यों कर रहा है? ईरान में किसके हाथों में कमान है? ईरान में कौन कह रहा है उनकी सेना को कि ये बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी है इजराइल की तरफ और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसेस की तरफ? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे सच है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के किस नेता से बात कर रहे हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई युद्ध रुका नहीं, हमले अभी भी पहले की तरह जारी हैं। सवाल है कि आखिर अचानक ट्रंप ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया? अगर लड़ाई जारी ही रखनी थी तो ट्रंप ने 5 दिन तक हमले टालने वाला बयान क्यों दिया? इस बयान के पीछे ट्रंप की मंशा क्या थी? क्योंकि जो तस्वीरें अभी अभी आपने देखी वो तो पहले भी सामने आ रही थी। सवाल है कि जो काम ट्रंप बिना बोले कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया और सामने आकर एक ऐसा डायलॉग बोल दिया जिससे $3 ट्रिलियन का खेल हो गया। यानी कि आप सोचिए, ट्रंप का ऐसा पैतरा जिसने अरबों के वारे न्यारे कर दिए, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा हुई बाजार चढ़ गए, लोगों के पैसे बन गए और मैंने आपको बताया कि कितने लाख करोड़ का ये खेल था। सवाल उठेगा, क्या ट्रंप ने जानबूझकर किया? क्योंकि बाजारों में जो मंदी छाई हुई थी उनके इस एक फैसले से वो मंदी गायब हो गई और कैसे लाखों करोड़ों का वारे न्यारे हो गए। ये आपको जरा कॉस्ट ट्रैकर बता रही। ईरान से जंग में अमेरिका का कितना खर्चा हो रहा है, जरा देखिए आप स्क्रीन पर। ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी दिखाया था। ये लगातार बढ़ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 24 दिन में अमेरिका अब तक $29 बिलियन खर्च कर चुका है और अभी भी ये मीटर बढ़ ही रहा है।
सोचिए, इससे कहीं गुना ज्यादा अमेरिका ने केवल 1 घंटे में वापस बना लिया। यानी बाजार के वारे न्यारे करके इससे कहीं ज्यादा वापस बना लिए। ये वो खर्चा है जो अमेरिका में लगातार चल रहा है। इसका हिसाब लगाइए, भारतीय करोड़ों में कितना होगा। ये पैसे अमेरिका ने वापस बना लिए। क्या ट्रंप के एक बयान ने दुनिया का सबसे बड़ा खेल कर दिया? क्या पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ऑपरेशन फ्यूरी नहीं, ऑपरेशन फूल चलाया? क्या ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकी? ये सवाल ट्रंप के एक बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हो गई, दोनों देशों के बीच डील होने वाली है और युद्ध पर जल्द बड़े फैसले आ सकते हैं। We are very willing to make a deal. It's got to be a good deal, and it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बदले नहीं। मिसाइलें फिर भी दागी गई, तबाही फिर भी मची। הדירות האלה, מישהו שם בדק את המצב? बस एक खेल हुआ जिसमें अमेरिका के हाथों में डॉलर की गड्डियां नजर आई। 1 घंटे में ही अमेरिका ने 25 दिन के युद्ध में हुए खर्च से कहीं ज्यादा का खेल कर दिया। मतलब अमेरिका तो मालामाल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया ट्रंप के इस खेल का नुकसान झेल रही। खबर है कि ट्रंप के बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग का भी शक जताया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दावे से ठीक 15 मिनट पहले करीब $580 मिलियन यानी 5,220 करोड़ रुपए का दाव तेल के फ्यूचर मार्केट में लगाया गया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मच गई। सोचिए, एक बयान से कैसे अमेरिका ने $3 ट्रिलियन ऊपर नीचे होते हुए देखा, जबकि ट्रंप ने जो दावे किए वो सब हवा हवाई थे। ट्रंप ने कहा हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमले अभी भी जारी। ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत हो रही, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर बात किससे हो रही। So we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. मतलब तबाही मिडिल ईस्ट में मची, बर्बादी इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों में हुई। दुनिया तेल संकट से जूझ रही, हॉर्मुज़ बंद है और ट्रंप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक बयान देते हैं जिसमें उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। अब आप ही तय कीजिए, आखिर इस जंग में फायदा किसका हो रहा है? मेरे साथ भारतीय डिप्लोमेट अशोक सजनार जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर सजनार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपसे सीधे पूछूंगी, आज भारतीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, उनसे बातचीत की, आप इस कॉल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप, हालांकि ये युद्ध उन्होंने शुरू किया 28 फरवरी को, 3 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं, परंतु युद्ध वैसे नहीं चल रहा है जैसे कि वो चाहते थे, जैसे वो और इजराइल चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे वहाँ पर सबसे पहले रेजिम चेंज। उन्होंने कोई अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इतनी क्लियरली नहीं बताए। पहले कहा जो रेजिम चेंज हो जाए अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा जो हमारे वहाँ पर जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको पूरी तरीके से नष्ट करना है। उसके पास मिसाइल्स का जो ज़खीरा है बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करना है। उसने कहा जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास वगैरह, इन सबको ख़त्म करना है। परंतु देखिए, किसी को भी वो ये जो भी काम थे पूरे नहीं कर पाए। इसके कारण हम बात कर सकते हैं, परंतु अंत में ये हुआ जो उन्होंने देखा है, जो अपने यहाँ पर उनकी अपनी जो साख है अपने देश में और पूरे विश्व में, वो नीचे होती जा रही है। और वहाँ पर बाज़ार में मंदी आ गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, जो गैस प्राइसेस हैं, गैस पंप्स पर वो ज़्यादा हो गए हैं। तो इन सब की चोट तो उनको लगनी है, और उनके जो अपने मागा बेस है वो भी ये समझने लगा है जो ये जो युद्ध किया है और जैसे ये युद्ध जा रहा है ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा हमको इसमें से कोई ना कोई ऑफ रैम्प चाहिए, हमको किसी न किसी तरीके से इसको डी एस्केलेट करना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया जो मेरी बातचीत हो रही है, ईरान ने कहा हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने कहा 5 दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने ये धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, जो अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे 48 घंटे में तो हम सब आपके बड़े बड़े पावर प्लांट्स को नष्ट कर देंगे। ईरान ने उसके ऊपर बड़ी धमकी दे दी। तो देखिए, बात ऐसी है, राष्ट्रपति ट्रंप मेरे विचार से
एक तरीका ढूंढ रहे हैं और अब उन्हें मालूम है प्रधानमंत्री मोदी विश्व के बड़े नेता हैं जो जिसे कहा जाए ग्लोबल सर, आप इसे कैसे देखते हैं कि उन्होंने शायद कल के इस डीएस्केलेशन के स्टेप के बाद, नेतन्याहू के बाद, सीधे प्रधानमंत्री से ही बात की है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अब चाहते हैं जो उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे मेरे विचार से नेता हैं जो कि जिन्होंने कि ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की है, मसूद पेजेश्कियान से, और इजराइल के प्रधानमंत्री से दो बारी बात की, और हर एक जो भी है खाड़ी के देश हैं उनके सबके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो यूएई के प्रेसिडेंट हों मोहम्मद अल नहयान, या फिर अमीर हो कतार के, या सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि दूर दूर तक जो देश हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से, मलेशिया के प्रधानमंत्री से, सबसे उन्होंने बात की है जो यहाँ पर शांति कैसे स्थापित की जाए। युद्ध से किसी बात का हल नहीं निकलता, और इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। इस वक्त प्रधानमंत्री और भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर सज्जनार हमसे बात करने के लिए। मैं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस युद्ध को रोकने की बात करें, लेकिन ईरान क्या रुक रहा है? ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी है। ईरान ने हमले का 69वां चरण लॉन्च किया है। ईरानी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो, और इसमें सेजिल मिसाइल से पश्चिमी अजरबैजान, कुर्दिस्तान, करमानशाह, इलम, खुजेस्तान और बुशेहर को निशाना बनाया है। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर भी ईरानी हमले किए हुए हैं। ये देखिए, तो देखिए ईरान अभी भी मिसाइलें बरसा रहा है और वीडियो भी जारी कर रहा है, बता रहा है कि हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट इज ऑन। अब सवाल है कि आखिर ट्रंप को इस जंग में हासिल क्या हुआ है? क्या जिस मोटिव के साथ इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी वो हासिल हुआ? क्या ट्रंप ईरान में जो करना चाहते थे वो कर पाए हैं? वो अमेरिका को हासिल हुआ जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि पहले ट्रंप का टारगेट क्या था? ईरान में सत्ता परिवर्तन। क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। तो पहला टारगेट तो हासिल नहीं हुआ। वहीं अली खमनई की मौत के बाद उनके ही बेटे मुस्तफा के हाथों में सत्ता चली गई और ट्रंप देखते रह गए। अब दूसरा टारगेट क्या था? दूसरा टारगेट था ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता को नष्ट करना। अब क्योंकि अमेरिका तो तमाम दावे कर रहा है, लेकिन ईरान अभी भी इन्हीं मिसाइलों से करारा जवाब दे रहा है, तो परमाणु ठिकाने तबाह करना, ये वाला टारगेट भी फेल हो गया। वही परमाणु ठिकानों को पर जो बार बार कह रहे थे, अमेरिका और इजराइल कई बार ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना चुके हैं। ट्रंप बोल चुके हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन ट्रंप के इन दावों पर सवाल भी उठते रहे हैं। तो एक तरह से जो सारे दावे वो कर रहे थे वो हासिल नहीं हुए हैं, जो उनके टारगेट थे वो हासिल नहीं हुए हैं। अब अमेरिका और इजराइल बार बार इन्हीं ठिकानों पर हमला करते हैं। अमेरिका के लिए तीनों मोटिव दूर की कौड़ी, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है? हॉर्मूज पर कंट्रोल, क्योंकि हॉर्मूज को खुलवाने के लिए पूरा दम डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। ऑपरेशन सेंटर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबसे बड़ा ऑपरेशन अमेरिका के लिए बन गया है। क्या अमेरिका का ऑपरेशन फ्यूरी एक फेल स्टोरी साबित हो रहा है? क्या ऑपरेशन फ्यूरी के टारगेट अभी भी अमेरिका के हाथों से दूर है? क्या इस जंग में ईरान से हार रहा है अमेरिका? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप की तमाम धमकियों, तमाम चेतावनियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। जिस ऑपरेशन फ्यूरी को ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने चलाया था, अब इसी ऑपरेशन के फेल होने की वजह से हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका की कमर टूट चुकी है। हालात ये है कि अमेरिका की चेतावनी पर ईरान दो टूक जवाब दे रहा है। ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी तो ईरान ने साफ कर दिया कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को पंगु बना देंगे। पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा कि अब हमले का जवाब आंख के बदले आंख तक सीमित नहीं रहेगा, अभी आंख के बदले सिर्फ हाथ और पूंछ की लड़ाई। सवाल है क्या इन्हीं तेवरों की वजह से अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा? ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिका का प्लान
कि पहले ईरान पर हमला करेंगे, परमाणु ठिकानों को तबाह किया जाएगा, फिर इसके बाद ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, जिसका फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन कराया जाएगा। खामेनेई को हटाकर अपना प्यादा सत्ता में बैठाया जाएगा, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। न सत्ता परिवर्तन हुआ, न परमाणु ठिकाने तबाह होने की कोई पुख्ता रिपोर्ट है। उल्टा ट्रंप को अपनी डेडलाइन से ही पलटना पड़ गया। यही वजह है कि अब अमेरिका की 5 दिन वाली मोहलत को ईरान ट्रंप की हार बता रहा है। अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि ईरान एक अस्तित्वगत संघर्ष में उलझ गया है और निश्चित रूप से अपनी धमकियों पर अमल करेगा। इसलिए कायरता दिखाते हुए ट्रंप पीछे हट गए। जो लोग इसे युद्ध विराम कह रहे हैं, तो उन्हें लेकर बता दो कि ईरान के लिए युद्ध का विराम नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारी जीत है। अब खबर तो ये है कि अमेरिका 9 अप्रैल से पहले युद्ध खत्म करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ युद्ध को खत्म कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने पर काम कर रहा है और अब ऑपरेशन फ्यूरी के मेन टारगेट से हटकर अमेरिका और इजराइल का फोकस हॉर्मुज पर है। दोनों देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने, उस पर नियंत्रण करने और उसकी सुरक्षा को अपने हाथ में लेने को एंड गेम मान रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम 5 दिन हमले नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल तो ये नहीं कह रहा है। एक बार फिर से ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू हो गया है क्या, या फिर इसके पीछे भी एक रणनीति है? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि भले ही भविष्य के समझौते पर बातचीत चल रही हो, लेकिन इजरायली सेना ईरान में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगी। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत का हवाला भी दिया और ये भी कहा कि टारगेट हासिल करने तक हमले नहीं रुकेंगे। यानी वो कह रहे हैं मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ली है, लेकिन इसके बावजूद वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक मैं टारगेट हासिल नहीं करूंगा ये हमले नहीं रुकने वाले। इसका मतलब क्या है? यानी वो जो हमले कर रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सहमति है। जिस देश के लिए अमेरिका इस जंग में कूदा, अब उस देश ने भी अमेरिका को क्या आईना दिखा दिया। वो कह रहे हैं हमें तो टारगेट हासिल करने हैं। मैंने आपको दिखाया 3 टारगेट, तीनों भी हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक थ्योरी है टाको थ्योरी। ये अमेरिका में उनके लिए कहा जाता है। टाको यानी TACO, जिसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो हर फैसले में पीछे हट जाते हैं। जिसमें भी वो फैसला लेते हैं वो फैसला आगे तक नहीं ले पाते हैं। ट्रंप कड़े फैसले या टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे, ये आपने देखा, लेकिन उसके ही तुरंत बाद बाजार गिरने लगता था, आर्थिक दबाव बढ़ता था और वो अपना फैसला वापस ले लेते थे। यही अभी भी हो रहा है। वो अपने कदम पीछे खींच लेते थे, समझौते की बात करने लगते थे। अभी हाल ही में ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बाजार की गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने देखा कि युद्ध की आशंका से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और शेयर बाजार गिर रहा है और अमेरिका में तेल का सबसे बड़ा भंडार, तो फिर ऐसे में अमेरिका के लिए भी नुकसान है ईरान के साथ। इसीलिए उन्होंने पॉज का बटन दबा दिया है। इसीलिए अमेरिका में कहा जाता है टाको थ्योरी, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो पहले फैसला लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया तो वो यू टर्न ले लेते हैं, वो वापस चले जाते हैं उस फैसले पर। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न कोई नई बात नहीं। अमेरिका के हमलों और ईरान के पलटवार से पूरा पश्चिमी एशिया 23 मार्च की शाम तक झुलक रहा था। ताबड़तोड़ हमले जारी थे। प्रहार हो रहा था कि पूरी दुनिया ने युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद छोड़ दी थी। हम आपको बताते हैं अमेरिका पर वो 5 दबाव जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया। पहला दबाव, अमेरिकी फौज को फंड की कमी हो रही थी। रक्षा मंत्रालय ने 19 लाख करोड़ का बजट मांगा था। हर दिन 13,000 करोड़ खर्च हो रहे थे। जो बजट मांगा गया उस पर संसद में ट्रंप की पार्टी ने ही इसका विरोध कर दिया था। दूसरा दबाव, ईरान ने इजराइल के 2 परमाणु केंद्र डिमोना और अराद पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पर थे। तीसरी वजह, नाटो ने अमेरिका को ना कर दिया। ज्यादातर देश ट्रंप के फैसले के खिलाफ हो गए और ट्रंप के कई बार कहने पर भी अपनी सेनाएं नहीं भेजी। नाटो की ना के बाद ट्रंप अकेले पड़ रहे थे।
चौथा कारण जिसकी वजह से ट्रंप पर दबाव पड़ा, खाड़ी के 9 प्रमुख देशों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 40% से ज्यादा तबाह हो गया। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल रोजाना घट गई। और पांचवा कारण, जंग और टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ी। हालात खराब होने से ट्रंप की लोकप्रियता भी गिर रही थी। इन सब के बीच ट्रंप ने यू टर्न लिया। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, जो मरीन कमांडो के 2 शिप्स आने हैं, 2500, 5000 मरीन कमांडो, जिनको गल्फ में लाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसाने के बाद शायद खड़ग आइलैंड पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करा जाएगा, उनको आने में अभी 3 दिन 4 दिन का समय लगेगा। दूसरा, अमेरिका खाड़ी के देशों में अपने एयरबॉर्न कमांडो फोर्स को जमा कर रहा है। कम से कम 2 बटालियन यानी 1000 से ज्यादा एयरबॉर्न कमांडो होंगे, जिनका इस्तेमाल खड़ग आइलैंड पर पैराशूट के द्वारा लैंडिंग करने के लिए की जाएगी। उसमें भी कुछ समय लगेगा। ट्रंप अलग अलग मुद्दों पर कई बार यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन युद्ध में अचानक से ऐसा ब्रेक लगाएंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। और एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये हमले जो हैं ये जारी रहेंगे क्या? ईरान राउंड 2 की तैयारी पूरी तरह से कर चुका है। आपको ये तस्वीर दिखा रही हूं, अमेरिकी सेंटकॉम ने एक तस्वीर जारी करी है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले की ये नई तस्वीर है, अब नए सिरे से ज्यादा भीषण हमला कर सकते हैं। ये आशंका पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका के हजारों मरीन हॉर्मुज क्षेत्र में प्रवेश के लिए तैयार है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सेंटकॉम अगर जारी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पॉज बटन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकारी मशीनरी ये तस्वीरें जारी करके बता रही है कि ईरान हमारे टारगेट पर है, हम बड़े हमले कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको राउंड 2 की तैयारी दिखा रही हूं, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि युद्ध खत्म हो गया है, क्योंकि ईरान की घेराबंदी हो रही है। फिर ऐसे में ये कैसी युद्धबंदी है? 27 मार्च को हजारों अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज क्षेत्र के लिए कूच करने वाले हैं। जी, अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बॉक्सर से लगभग 2500 सैनिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब हॉर्मुज के पास तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रिपल पर भी लगभग 2200 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने की भी तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में कौन सी युद्धबंदी हो रही है, जरा खुद ही सोचिए। तैनाती बढ़ाई जा रही है। अमेरिका ने 82 एयरबोर्न डिवीजन की ट्रेनिंग रद्द कर दी है। ये पैराट्रूपर डिवीजन है जिसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर क्यों रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अब ये भी सोचिए। अमेरिका ने इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स यानी आईआरएफ के हजारों जवानों को भी स्टैंड बाय पर रखा है। आईआरएफ के इन जवानों को सिर्फ 18 घंटे के भीतर 18 आवर्स कभी भी कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हॉर्मुज क्षेत्र में अमेरिका के 150 से अधिक लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। इनके अलावा परमाणु पनडुब्बियां और डिस्ट्रॉयर्स को भी तैनात किया जा चुका है। तो ऐसे में जो लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या एक कदम पीछे हटा रहे हैं वापस तेजी से हमला करने के लिए, उन्हें आप शायद गलत नहीं कह सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 5 दिन के लिए ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का ऐलान किया, तभी से उनकी मंशा को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब शुक्रवार को अमेरिकी सैनिक खाड़ी की ओर कूच करेंगे। ईरान की सेना ने कहा है कि हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल है। ऐसे में मैं आपको यह बताऊं कि ईरान की पहली शर्त क्या है अगर ये युद्धबंदी होनी है। पहली शर्त यह है कि दोबारा हमला न होने की गारंटी होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? अमेरिका क्षेत्र से सैन्य ठिकाने हटाए, यह शर्त है। तीसरी शर्त आपको बताती हूँ, 6 पॉइंटर्स हैं जो कि ईरान ने सामने रख दिए। तीसरी शर्त यह है कि हमले से हुए नुकसान का मुआवजा दीजिए, हमें हमारा पैसा दीजिए, आपने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। चौथी शर्त है सभी क्षेत्रीय युद्ध खत्म माने जाएं, यानी कि सिर्फ आपने हमला कर दिया वो तो ठीक है, ऐसा ना हो कि खाड़ी देश हम पर हमला करने लगे, इसलिए सभी युद्ध बंद हो। पांचवी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का फुल कंट्रोल होगा। इसके बाद आप नहीं बताएंगे कि हॉर्मुज से हमारे ये जहाज जाने दीजिए, हम बताएंगे। और छठी शर्त यह है कि हमला करने वालों पर मुकदमे का हक भी होगा। अब ये मुकदमे कितने कारगर साबित होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ईरान चाहता है कि ये सारी शर्तें मानी जाएंगी तब युद्धबंदी होगी।
and hopefully we can make a deal that's good, and hopefully we can make a deal that's good for all of us. डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है नो डील। We are now having really good discussions. They started. Hopefully we won't have to do it. And hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. ईरान ने बीती रात इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, तेल अवीव में मिसाइल गिराई। वहीं हमलों के बाद इजराइल कैसे जल रहा है उसकी भी तस्वीरें देख ली। ईरान ने ये हमले जारी इसलिए रखे हैं क्योंकि ईरान बोल रहा है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका जब तक युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तब तक जंग जारी रहेगी। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक नुकसानों की भरपाई नहीं हो जाती, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते और ये गारंटी नहीं मिल जाती कि अमेरिका ईरान के मामलों में दखल नहीं देगा। ये हमारे देश, हमारे नेता और हमारे सशस्त्र बलों का निर्णय है। सवाल ये कि ट्रंप वेस्ट एशिया की समस्या के जिस पूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं उसका आधार क्या है? सीज फायर के ट्रंप के दावे का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब भी उसी ईरान से आया जिससे अमेरिका और इजराइल पिछले 25 दिन से जंग लड़ रहे हैं। ईरानी संसद के प्रवक्ता मोहम्मद बाकिर गालिबफ कह रहे हैं अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वित्तीय और तेल बाजार में खेल करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ईरानी जनता हमलावरों के लिए कड़ी सजा की मांग करती है। सभी ईरानी अधिकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। युद्ध में नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं, अमेरिका के साथियों का भी हुआ है। खाड़ी के देशों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया, ईरान वाटर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। तो क्या मान लिया जाए कि हालात ट्रंप के हाथ से फिसलते जा रहे हैं और ईरान पूरे दम लगाकर ये कह रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, ट्रंप से नो बातचीत। अब मुसलमान देशों का रुख भी यही इशारा कर रहा है कि युद्ध की आग अभी थमने वाली नहीं है। अभी आपने देखा, मैंने आपको एक शर्त ईरान की ये भी बताई कि सारे क्षेत्रीय युद्ध भी खत्म होंगे। ये शर्त उसने इसीलिए रखी है क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका अगर इस युद्ध से हट भी गया तो जो बाकी खाड़ी देश हैं उनके साथ उसका युद्ध चलता रह सकता है और वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब ये मैं आपको क्यों कह रही हूं, क्योंकि इस वक्त युद्ध में कूदने की तैयारी खाड़ी देश भी कर रहे हैं। युद्ध में जल्द शामिल हो सकते हैं सऊदी अरब, यूएई और बहरीन। अब इन देशों में जो अमेरिकी बेसेस हैं, आप जानते हैं, उन पर ईरान ने हमले किए हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ईरान का अस्पताल और क्लब बंद कर दिया है। अब ये सीधी सीधी इन मुल्कों के बीच की लड़ाई हो गई है। ईरान पर बहरीन से मिसाइलें दागे जाने की भी खबर आ रही है। उधर सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत पर ईरान ने लगातार हमले किए हैं और ईरान के इन हमलों से खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं उनका भी एक तरह से जो धैर्य है वो टूटा है। इसी वजह से खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं वो ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे सकते हैं क्या? आप सोचिए, इजराइल के खिलाफ रहे हैं ये मुस्लिम देश, लेकिन आज क्या इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? खाड़ी के मुस्लिम देश मुस्लिम एकता के नाम पर परंपरागत रूप से इजराइल के खिलाफ, लेकिन इस बार अगर इजराइल का साथ देने के मूड में है तो मुस्लिम एकता वाले स्टैंड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह होगी कि ये देश अगर इस युद्ध में खुद शामिल होते हैं तो ये क्षेत्रीय युद्ध भी एक तरह से लंबे समय तक बने रहने का एक डर बना रहेगा। माइक ऑन है फिलहाल आज के लिए।